हेलो स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हमारे बी फार्म के फर्स्ट सब्जेक्ट एचएपी फर्स्ट से, जिसकी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्कोप एंड लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सी व्हाट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर बॉडी पार्ट्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग के फिजिकल स्ट्रक्चर की साइंटिफिक स्टडी को एनाटॉमी बोलते हैं। अब एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की भी स्टडी करते हैं और एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर्स की भी स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में हम ये भी स्टडी करते हैं कि एक बॉडी स्ट्रक्चर का दूसरे बॉडी स्ट्रक्चर से क्या रिलेशन है और क्या पोजीशन है। एनाटॉमी में हम माइक्रोस्कोपिक लेवल्स ऑफ सेल्स से लेके मैक्रोस्कोपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गन्स तक की स्टडी करते हैं। नाउ कम्स द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड देयर सिस्टम्स, इंक्लूडिंग हाउ दे वर्क टुगेदर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि बॉडी पार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं टू मेंटेन दी होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है द एबिलिटी टू मेंटेन द स्टेबल इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखते हैं। नाउ समरी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री फील्ड्स ऑफ स्टडी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखो, एक में हम बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, दूसरे में हम उस बॉडी ऑर्गन के फंक्शन की स्टडी करते हैं। तो ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है और एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री फील्ड्स हो गई। सिंपली बोले तो एनाटॉमी का फोकस जो होता है ऑन व्हाट द बॉडी इज मेड अप ऑफ, मतलब बॉडी जो है किन चीजों से मिलकर बनी है, किन ऑर्गन्स से मिलकर बनी है, किन स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनी है। जबकि फिजियोलॉजी का फोकस होता है ऑन हाउ द बॉडी फंक्शंस, वो ऑर्गन्स, वो बॉडी सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं। देन कम्स स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्कोप का मतलब होता है हम किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन किन फील्ड्स में कर सकते हैं, कहाँ पर वो चीज अप्लाई की जा सकती है। सबसे पहले हम एनाटॉमी के स्कोप की बात करते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन एग के फर्टिलाइजेशन से लेके 8 वीक्स तक जो डेवलपमेंट होता है उसकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ह्यूमन एग के फर्टिलाइजेशन से लेके ह्यूमन की डेथ तक टोटल साइकिल जो होता है उसकी जो स्टडी करते हैं वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंडर आती है। देन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम सेल के स्ट्रक्चर फंक्शन की स्टडी करते हैं। देन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज की माइक्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं। देन क्रॉस एनाटॉमी। क्रॉस का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक, मतलब जिसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है, जिन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स की स्टडी को ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। देन पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिजीज, मतलब कोई भी डिजीज हो जाने पर बॉडी के स्ट्रक्चर में सेल्यूलर लेवल से लेके ऑर्गन सिस्टम तक क्या चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर में, उसकी स्टडी को पैथोलॉजिकल एनाटॉमी बोलते हैं। सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी का मतलब होता है बॉडी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स का यूज करके हम जो स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, उसे सरफेस एनाटॉमी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट बीट, हार्ट रेट चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज करके हार्ट बीट चेक करना। देन सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम्स। जैसे 11 बॉडी सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो किसी भी एक स्पेसिफिक सिस्टम की स्टडी करना, किसी भी एक स्पेसिफिक सिस्टम के स्ट्रक्चर की स्टडी को सिस्टमिक एनाटॉमी। देन रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी का मतलब होता है बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक रीजन के स्ट्रक्चर की स्टडी करना, लाइक एब्डोमेन हो गया, चेस्ट हो गया। देन इमेजिंग एनाटॉमी। इमेजिंग एनाटॉमी का मतलब होता है स्कैनिंग टेक्निक्स का यूज करके बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी करना, लाइक एक्सरे का यूज करके बोन्स की स्टडी करना, एमआरआई स्कैन्स यूज करना। अब स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी के स्कोप से। सबसे पहले आते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी।
न्यूरोफिजियोलॉजी का मतलब होता है नर्व सेल्स के फंक्शन की स्टडी करना। नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, उसकी स्टडी को हम न्यूरोफिजियोलॉजी बोलते हैं। देन एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड हाउ दे कंट्रोल बॉडी फंक्शंस। हार्मोन्स कैसे सिक्रेट होते हैं और कैसे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, इसकी स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। देन पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी जब डिजीज्ड कंडीशन में होती है तो उसमें क्या फंक्शनल चेंजेस होते हैं, उसकी स्टडी को पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। सिमिलरली हमने पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में पढ़ा था कि जब हमारी बॉडी डिजीज्ड कंडीशन में होती है तो बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी को पैथोलॉजिकल एनाटॉमी बोल रहे थे। और यहाँ पर उस बॉडी ऑर्गन या बॉडी सिस्टम के फंक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी स्टडी को पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। देन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का मतलब होता है किसी भी तरह की मस्कुलर एक्टिविटी या मूवमेंट होने पर हमारे सेल्स या ऑर्गन्स में के फंक्शंस में क्या चेंजेस आते हैं, उसकी स्टडी को एक्सरसाइज फिजियोलॉजी बोलते हैं। देन कम्स इम्यूनोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है बॉडी के डिफेंस सिस्टम की स्टडी करना। हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, उसकी स्टडी को इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। देन रीनल फिजियोलॉजी, जिसमें हम किडनीज के फंक्शंस की स्टडी करते हैं। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, जिसमें हम हार्ट और ब्लड वेसल्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं। देन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, जिसमें हम एयर पैसेजवेज एंड लंग्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं। देन सिलेबस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बॉडी सिस्टम्स। जो लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसे हम पहले एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। सबसे पहला है केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन सेलुलर लेवल, देन टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्मल लेवल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। ये सबसे बेसिक लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे एक वर्ड अल्फाबेटिक लेटर्स से मिलकर बना होता है, वैसे ही कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर है, कोई भी बड़ा लेवल है, वो उसका सबसे बेसिक लेवल केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब वो केमिकल के मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलकर बना होगा। ठीक, जैसे कि एटम्स कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एटसेट्रा, जो कि कॉम्बाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो मॉलिक्यूल्स फर्दर कॉम्बाइन होके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से एक सेल का कंपोनेंट बनता है और देन वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उस पे जाता है। एग्जांपल से समझते हैं, डीएनए इज द कंपोनेंट ऑफ सेल विच कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए सेल का एक कंपोनेंट होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अब डीएनए किन चीजों से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड का अगर ब्रेक डाउन करें तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप में फास्फोरस और ऑक्सीजन, जो कि दो एक बेसिक एलिमेंट्स हो गए या एटम्स हो गए। देन शुगर, शुगर मॉलिक्यूल किन चीजों से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर होती है। अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, आरएनए है तो राइबोज शुगर होगी। देन नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। अब ये बेसिस भी 4 मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो एटम्स कॉम्बाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। देन ये मॉलिक्यूल्स कॉम्बाइन होते हैं तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ही नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब आते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे पहले भी हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स आपस में कॉम्बाइन होकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिनसे कि सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसे लेटर्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं, तब उस वर्ड का कुछ मीनिंग होता है, वो वर्ड तभी जाके मीनिंगफुल होता है। लेटर्स अगर इंडिविजुअली लिखे जाए तो उनका कुछ मतलब तो ऐसे निकलता नहीं है। जब वो लेटर्स एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं तब जाके उन लेटर्स से एक वर्ड बनता है जिसका कुछ मीनिंग निकलता है। वैसे ही मॉलिक्यूल्स जब अरेंज होते हैं और एक सेल बनती है
तो ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि फंक्शनल होता है। इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये केमिकल्स से ही मिलके बने होते हैं ये स्ट्रक्चर्स। जस्ट लाइक वर्ड्स आर स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज दैट मेक सेंस, वैसे ही सेल्स जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में। अब ह्यूमन बॉडी में कई तरीके की सेल्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स, एपिथेलियल सेल्स एंड मसल सेल्स। जो सेम टाइप के सेल्स होते हैं वो कॉम्बाइन होके नेक्स्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स कॉम्बाइन होते हैं तो नर्वस टिश्यू फॉर्म होता है। अब आते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे हमने देखा कि जब सिमिलर टाइप्स की सेल्स को कॉम्बाइन किया जाता है तो एक टिश्यू फॉर्म होता है, उसे हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे हम सेल्स का कंपैरिजन कर रहे थे वर्ड्स से, अगर सेल्स वर्ड्स हैं तो हम वर्ड्स को अगर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करें तो क्या फॉर्म होता है, एक सेंटेंस। वैसे ही जब सिमिलर टाइप की सेल्स को एक साथ कॉम्बाइन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, टिश्यू। इसे हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। बेसिकली 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी के सरफेसेस को कवर करता है, इनर लाइनिंग्स को कवर करता है, हॉलो ऑर्गन्स, कैविटीज को कवर करता है और ग्लैंड्स फॉर्म करता है। देन कनेक्टिव टिश्यू जो कि कनेक्ट करता है बॉडी ऑर्गन्स को, सपोर्ट करता है एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑर्गन्स while distributing the blood vessels to other tissues. Then मस्कुलर टिश्यू आता है। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट होके बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करता है और हीट जनरेट करता है जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। देन नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है, नर्वस टिश्यू इंफॉर्मेशन कैरी करता है बॉडी के वन पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक थ्रू द नर्व इम्पल्सेस। अब नर्वस टिश्यू में किस टाइप की सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जो होते हैं वो एक साथ होके क्या फॉर्म करते हैं, नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं एक ऑर्गन। अब आता है नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गन लेवल। हमने जब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा तो उसके लास्ट में पढ़ा कि जो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज हैं वो जब साथ में आते हैं तो एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं। तो different types of tissues are joined together to form an organ. Similarly, the sentences are put together to form a paragraph. जैसे अगर हम सेंटेंसेस में देखें तो डिफरेंट सेंटेंसेस का यूज करके एक पैराग्राफ फॉर्म करते हैं। तो अगर टिश्यू एक सेंटेंस है तो कई तरह के टिश्यूज को मिलाएं, कई तरह के सेंटेंसेस को मिलाएं तो एक पैराग्राफ बनता है। वैसे ही कई तरीके के टिश्यू जब एक साथ होते हैं तो उनसे एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है और इन ऑर्गन्स का जो है एक रिकॉग्निजेबल शेप होता है, मतलब उस शेप को हम पहचान सकते हैं कि किस तरीके का शेप है। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मसल एंड कनेक्टिव टिश्यूज जब साथ में होते हैं तो एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं स्टमक। अब स्टमक का जे शेप होता है। अब ऑर्गन्स विथ सिमिलर फंक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट इज सिस्टम लेवल। जब सेम टाइप के ऑर्गन्स या फिर ऐसे ऑर्गन्स जिनका फंक्शनिंग सिमिलर होती है वो साथ आते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम लेवल। जैसे पैराग्राफ्स को एक साथ रखते हैं तो एक चैप्टर फॉर्म होता है, वैसे ही अगर हम ऑर्गन्स को पैराग्राफ माने तो कई तरीके के और कई ऑर्गन्स जो सिमिलर फंक्शनिंग वाले होते हैं उनको एक साथ रखने पर एक पैराग्राफ फॉर्म होता है या फिर एक नया ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी सिस्टम लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो कितने तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, माउथ, सेलिब्री ग्लैंड्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। इतने सारे ऑर्गन्स मिलके एक बॉडी सिस्टम या फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब देखो नेक्स्ट वन, sometimes one organ is the part of more than one body systems
कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑर्गन एक से ज्यादा बॉडी सिस्टम्स का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल फेरिंग्स। फेरिंग्स देखो दो बॉडी सिस्टम्स का पार्ट है, पहला तो रेस्पिरेटरी और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो बॉडी सिस्टम्स होते हैं ये 11 तरीके के होते हैं, 11 बॉडी सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिनको मिला के हमारी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। तो इन 11 सिस्टम्स को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, NRI डॉक्टर मसल। N मतलब नर्वस सिस्टम, R मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, I मतलब इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, D मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, R मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, M मतलब मस्कुलर सिस्टम, U मतलब यूरिनरी सिस्टम, S मतलब स्केलेटल सिस्टम, C मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, L मतलब लिम्फेटिक सिस्टम एंड E मतलब एंडोक्राइन सिस्टम। ये 11 बॉडी सिस्टम्स चैप्टर्स की तरह, जैसे बुक्स में चैप्टर्स होते हैं ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2, वैसे ही ये सपोज 11 चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स से मिलके एक बुक बनी है और उस बुक को हम बोल रहे हैं ह्यूमन। एनी लिविंग इंडिविजुअल कैन बी कंपेयर्ड टू अ बुक इन अवर प्रीवियस कंटेक्स्ट लाइक ऑर्गन सिस्टम वेयर कंपेयर्ड टू चैप्टर्स, सेवरल चैप्टर्स मेक अ बुक। जैसे कई चैप्टर से मिलके एक बुक बनती है, वैसे ही इन 11 तरीके के बॉडी सिस्टम्स या ऑर्गन सिस्टम्स से मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, होम्योस्टेसिस एंड बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। इस वीडियो के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।